ड्रैगन की बढ़ती जा रही भूख। नेपाल की जमीन पर कर रहा है कब्जा। कटीले तारों के लगा रहा है बाड़। भारत की बात नहीं मानने का मिल रहा सबक। दोस्तों, दूसरी जमीन को अपना बताना और फिर उस पर कब्जा कर लेना, यह चीन की पुरानी आदत है। एक बार फिर उसने कुछ ऐसा ही किया है। भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल की जमीन को अपना बताकर चीन कटीले तारों की बाड़ लगा रहा है और बेबस नेपाल कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि चीन के साथ अपने संबंध खराब नहीं करना चाहता है। दूसरी बात यह भी है कि चीन की ताकत के आगे वो बौना है और ड्रैगन से टकराने की उसकी बिसात नहीं है। दोस्तों, चीन की इस हरकत को जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि चीन और नेपाल के बीच आखिर सीमा का निर्धारण क्या है। नेपाल चीन सीमा विवाद क्या दोनों देशों के बीच नहीं है सीमा का निर्धारण। दोस्तों, नेपाल सरकार ने पहली बार आधिकारिक रूप से दावा किया है कि चीन उसके इलाके में हस्तक्षेप कर रहा है। कुछ लोगों का दावा है कि चीन ने नेपाल के इलाकों में कई इमारतों का निर्माण किया है। पिछले साल आई एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम नेपाल के हुमला जिले में चीन अतिक्रमण कर रहा है। हालांकि तब नेपाल में चीनी दूतावास ने अतिक्रमण के दावों को खारिज कर दिया था। वहीं नेपाल सरकार ने भी इस मामले में चुप्पी साध रखी थी। माना जा रहा है कि नेपाल ने इस रिपोर्ट को इसलिए प्रकाशित नहीं किया कि उसके और चीन के संबंधों पर असर पड़ सकता है। दोस्तों, 1960 के दशक की शुरुआत में दोनों देशों के बीच कई संधियों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों की सीमा जहां लगती है वो सुदूरवर्ती इलाके हैं और वहां पहुंचना बहुत आसान नहीं होता है। जमीन पर सीमा का निर्धारण पिलर से किया गया है। ऐसे में कई बार नेपाल और चीन के इलाकों को समझना मुश्किल हो जाता है। हुमला जिले में संभावित चीनी अतिक्रमण की रिपोर्ट आने के बाद नेपाल की सरकार ने टास्क फोर्स भेजने का फैसला किया था। टास्क फोर्स में पुलिस और सरकार के प्रतिनिधि शामिल थे। टास्क फोर्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि चीनी सुरक्षा बलों ने नेपाली क्षेत्र में धार्मिक गतिविधियां बंद कर दी थीं। इस इलाके का नाम लालुंगजोंग है। यह क्षेत्र पारंपरिक रूप से तीर्थ यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है, क्योंकि यह कैलाश पर्वत के पास है। यह हिंदुओं और बौद्धों के लिए पवित्र स्थल है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चीन नेपाली किसानों के चारागाह को सीमित कर रहा है। जांचकर्ताओं ने पाया कि नेपाल के स्थानीय लोग अक्सर सीमा से जुड़े मुद्दों पर बात करने के लिए रुचि नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उनमें से कई सीमा पार पर चीनी बाजार तक जाते हैं। इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नेपाली सेना की चौकी होनी चाहिए। इसके अलावा नेपाल और चीन को सीमा से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए निष्क्रिय पड़े तंत्र को फिर से सक्रिय करना चाहिए। जानकारों का यह भी कहना है कि सीमा निर्धारण के लिए वहां रह रहे लोगों को यह बताया जाना चाहिए कि वो कहां हैं, क्योंकि नेपाली सीमा की सुरक्षा ये लोग ही ठीक से कर सकते हैं। कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि चीन शायद विपरीत दिशा से आवाजाही को लेकर भी चिंतित है। नेपाल से चीन की ओर तिब्बत की सीमा लगती है। तिब्बत से कई लोग चीनी दमन के कारण भागते हैं। नेपाल में करीब 20,000 तिब्बती शरणार्थी रहते हैं। कई तिब्बती भारत से भी नेपाल आते हैं, जिसके बाद हाल के सालों में चीन ने तिब्बतियों के भागने के रास्ते बंद किए हैं। नेपाल में चीन अतिक्रमण की रिपोर्ट्स पिछले 2 सालों से है। इन रिपोर्ट्स को लेकर राजधानी काठमांडू में विरोध प्रदर्शन भी हुए। हालिया प्रदर्शन जनवरी महीने में हुआ था। जापान के लोग जहां सीमा पर अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, वहीं इसके उलट चीन अतिक्रमण से इनकार कर रहा है। चीनी दूतावास ने अपने बयान में कहा था कि नेपाल से कोई सीमा विवाद नहीं है। उम्मीद है कि नेपाल के लोग फर्जी रिपोर्ट से भ्रमित नहीं होंगे। हालांकि चीनी दूतावास ने नेपाल की अप्रकाशित रिपोर्ट को लेकर कुछ नहीं कहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि नेपाल सरकार ने बीजिंग के साथ सीमा विवाद उठाया है, लेकिन यह नहीं बताया कि चीन ने क्या जवाब दिया। वहीं नेपाल की सरकार के ऊपर इस बात का दबाव बढ़ रहा है कि वो चीन के साथ सीमा के मुद्दों को लेकर सख्त रुख अख्तियार करे। नेपाल की सरकार ने चीन और नेपाल सीमा मुद्दे पर अब तक अपनी आधिकारिक स्थिति साफ नहीं की है। उत्तरी गोरखा में रुई गांव और उत्तरी शंखु वासभा में च्याओंग और लुंगडेक गांव कथित तौर पर 1960 के दशक से चीन के कब्जे में हैं। नेपाल और चीन के तिब्बत क्षेत्र में 1439 किलोमीटर लंबी सीमा एक दूसरे के साथ लगी हुई है। 1963 में 2 साल के सर्वे के बाद इस सीमा का निर्धारण किया गया था। इस सीमा निर्धारण के मुताबिक माउंट एवरेस्ट की चोटी नेपाल में है और इसका उत्तरी हिस्सा चीन में पड़ता है। नेपाल के सर्वे विभाग के मुताबिक 1979 और 1988 में 2 बार सीमा की समीक्षा की गई थी। पहली बार चीन नेपाल सीमा पर 1960 के दशक में मोहर लगाई गई। तब दोनों ही तरफ जमीन और नेपाल के उत्तरी जिलों के गांवों का आदान प्रदान हुआ था। इस दौरान नेपाल ने चीन को 1836 वर्ग किलोमीटर जमीन दी थी और चीन ने नेपाल को 2140 वर्ग किलोमीटर जमीन दी थी। नतीजतन नेपाल को 302 वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त जमीन मिली थी। दोस्तों, आखिर क्यों एक बार फिर दोनों देशों के बीच सीमा विवाद का मुद्दा गरमाया हुआ है, आपको बताऊंगा,
लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि नेपाल जहां चीन से सीमा विवाद को लेकर शांत है, वहीं भारत के साथ वो बेवजह सीमा विवाद को बढ़ा रहा है। भारत के क्षेत्र को भी नेपाल अपना बताने लगा है। चीन के उकसावे पर बहक रहा है नेपाल। दरअसल उत्तराखंड के लिपुलेख में भारत की सड़क लंबी करने की घोषणा को लेकर नेपाल ने भारत को चेतावनी जारी करते हुए इसे तुरंत रोकने को कहा था। नेपाल उत्तराखंड स्थित लिपुलेख को अपना इलाका बता रहा है। भारत, नेपाल और चीन की सीमा पर मौजूद 338 वर्ग किलोमीटर में फैला यह इलाका गुजरात की राजधानी गांधीनगर से भी बड़ा है। भारत, नेपाल और चीन सीमा से लगे इस इलाके में हिमालय की नदियों से मिलकर बनी एक घाटी है, जो नेपाल और भारत में बहने वाली काली या महाकाली या शारदा नदी का उद्गम स्थल है। इस इलाके को काला पानी भी कहते हैं और इसी इलाके में लिपुलेख दर्रा भी है। यहां से उत्तर पश्चिम की तरफ कुछ दूरी पर एक और दर्रा है, जिसे लिम्पियाधुरा दर्रा कहते हैं। अंग्रेजों और नेपाल के गोरखा राजा के बीच 1816 में हुए सुगौली समझौते में काली नदी के जरिए भारत और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण किया गया था। भारत की उत्तरी सीमा से सटे नेपाल की पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं का निर्धारण दो नदियों से हुआ है, पश्चिम में काली नदी और पूर्व में मेची नदी। यानी पश्चिम से पूर्व के बीच नेपाल दो अलग अलग नदियों से भारत से अलग होता है। सुगौली समझौते के मुताबिक काली नदी के पश्चिमी क्षेत्र को भारत का इलाका माना गया, जबकि नदी के पूर्व में पड़ने वाला इलाका नेपाल का हो गया है। पहाड़ी नदी होने की वजह से इलाके में काली नदी की दो धाराएं बहती हैं, जो कुछ दूर बाद ही मिलकर एक धारा बन जाती हैं। भारत पूर्वी धारा को काली नदी का उद्गम मानता है, वहीं नेपाल पश्चिमी धारा को उद्गम धारा मानता है और इसी आधार पर दोनों देश काला पानी के इलाके पर अपना अपना दावा करते हैं। त्रिकोण के आकार का यह इलाका 338 वर्ग किलोमीटर एरिया में है। नेपाल का दावा है कि जब काली नदी लिम्पियाधुरा से शुरू होती है और उसके नीचे का पूरा इलाका उसका है। लिम्पियाधुरा के नीचे के इलाके में लिपुलेख और काला पानी आते हैं, यानी नेपाल इन तीनों पर अपना दावा ठोकता है। दूसरी ओर भारत का कहना है कि नदी का उद्गम काला पानी से शुरू होता है, ऐसे में सीमा काला पानी से शुरू होती है, मतलब काला पानी और उसके पश्चिमी हिस्से लिम्पियाधुरा और लिपुलेख उसके इलाके हैं। भारत का तर्क अंग्रेजों द्वारा नेपाल में 1816 की संधि पर आधारित भी है और इस विवाद की एक वजह यह भी है कि नदी के रास्ते में हर साल कुछ न कुछ बदलाव होता रहता है और इसीलिए भी सीमा के एकदम सटीक निर्धारण में दिक्कत होती है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित काला पानी भारत, नेपाल, चीन के बीच रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण ट्राई जंक्शन है। काला पानी से भारत बहुत आसानी से चीनी सेना पर नजर रख सकता है। भारत ने पहली बार 1962 के युद्ध में यहां सेना तैनात की थी। इलाके के महत्व को देखते हुए इन दिनों यहां भारत तिब्बत सीमा पुलिस तैनात है। भारत से मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्री इस इलाके के लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरते हैं। 1962 में चीन के हमले के बाद भारत ने लिपुलेख दर्रे को बंद कर दिया था। 2015 में चीन के साथ व्यापार और मानसरोवर यात्रा को सुगम बनाने के लिए इसे दोबारा खोला गया। मई 2020 में भारत ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को सुगम बनाने के लिए पिथौरागढ़ से लिपुलेख दर्रे तक 80 किलोमीटर लंबी नई सड़क का उद्घाटन किया था, जिसे लेकर नेपाल ने नाराजगी जताई थी। अंग्रेजों के साथ संधि के करीब 100 साल बाद तक इस इलाके को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ। यहां तक कि भारत ने 1962 में चीनी आक्रमण को रोकने के लिए इस इलाके में अपनी सेना तक तैनात कर दी थी। अभी भी इस इलाके के कई हिस्सों में भारतीय सेना तैनात है। 1990 में नेपाल के राजशाही से लोकतंत्र की ओर बढ़ाते ही इस इलाके को लेकर विरोध के सुर उठने लगे। ये विवाद 2015 में तब गहराया जब कम्युनिस्ट नेता केपी ओली नेपाल के प्रधानमंत्री बने। ओली ने नेपाल के परंपरागत दोस्त भारत के बजाय चीन से नजदीकियां बढ़ाई। बदले में चीन ने नेपाल में विभिन्न परियोजनाओं में अरबों डॉलर झोंक दिए। लेकिन चीन के ऐसा करने के पीछे असली मंशा सदियों से भारत के करीबी रहे नेपाल को भारत के खिलाफ उकसाने की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लिपुलेख में भारत द्वारा सड़क निर्माण पर नेपाल की आपत्ति के बाद कहा था कि नेपाल को इस मुद्दे पर गुमराह किया गया है। दोस्तों, भारत से सीमा विवाद के बाद उस रिपोर्ट की बात की जाए जो ये दिखा रही है कि चीन नेपाल की जमीन पर गुपचुप तरीके से कब्जा कर रहा है। चीन कर रहा है नेपाल की जमीन पर कब्जा। सीमा पर लगा रहा है कटीले तारों के बाड़। दोस्तों, कुछ इलाकों में यह भी पाया गया है कि चीन एक बॉर्डर पिलर के पास बाड़ बना रहा है और नेपाली इलाके में एक नहर के साथ रोड बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन टास्क फोर्स ने पाया कि चीनी इमारतों को नेपाली इलाके में बनाने की बात कही जा रही थी, वो इमारतें चीन के इलाके में ही बनी हैं। चीन ने 3 साल पहले भी नेपाल में ऐसी हरकत की थी जब उसने गोरखा जिले के रुइला में जिस जगह पर सैन्य ठिकाने बना लिए थे। अब चीन उसी इलाके में कटीले तार लगाकर घेराबंदी कर रहा है। दरअसल हिमालय इलाके में अभी तक नेपाल और चीन के बीच बॉर्डर तय नहीं हो पाया है। इससे दोनों देशों के बीच वास्तविक सीमा रेखा का पता नहीं चल पाता है।
चीन इसी का फायदा उठाकर धीरे धीरे नेपाल के अंदरूनी भागों में घुसपैठ कर वहां कटीले तार से अपनी सीमा खींच रहा है। चीन के इस कदम के खिलाफ नेपाली लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकारी अधिकारी फिलहाल घटना से अनजान बने हुए हैं। नेपाल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रीता धिताल के मुताबिक बॉर्डर पर किसी तरह का डेवलपमेंट करने से पहले दोनों देशों की इजाजत जरूरी है। हालांकि उन्होंने कहा है कि उन्हें इस बारे में अब तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। वहीं स्थानीय लोगों का दावा है कि चीन ने नेपाली जमीन पर कटीले तार लगा दिए हैं और लोगों के उस पार जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। उनका कहना है कि 3 साल से नेपाली नागरिकों को सामदा गांव की तरफ जाने से रोका जा रहा है। वो दूसरे गांव में बसे अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल पा रहे हैं। लोगों का कहना है कि अब चीनी सैनिकों ने यहां पर सुरक्षा बढ़ा दी है। वो यहां 24 घंटे तैनात रहते हैं और सीसीटीवी की मदद से यहां की निगरानी कर रहे हैं। अगर कोई इस इलाके में जाता है तो वो फौरन सीसीटीवी की मदद से उसे देख लेते हैं और तुरंत पहुंचकर वहां से भगा देते हैं। दोस्तों, धूर्त चीन की फितरत ही यही है कि वो दूसरों की जमीन को भी अपना बताने लगता है। भारत के बाद वो नेपाल के साथ भी यही तो कर रहा है। लेकिन ये बात नेपाल को समझने की जरूरत है कि चीन के साथ रहकर वो केवल गंवा सकता है, कमा कुछ नहीं सकता, जबकि भारत ने हमेशा उसके विकास में योगदान किया है। जय हिंद, जय भारत।